लगातार हो रहे हमलों ने विवेक को हिलाकर रख दिया। को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इसी दौरान जब भी बर्फ की धुंध छिड़की, तेजस त्वरित गति से दूर भाग जाता। हालांकि उसकी हरकतें बर्फ की परत जमने से थोड़ी धीमी हो गई थीं, उसके हाथ में हवा का ब्लेड निरंतर बदलता रहा। एक के बाद एक हवा के ब्लेड प्रकट हुए, फिर ओवरलैप हुए और संकुचित हुए। इस समय उसके हाथ में हवा का ब्लेड, जो पहले सिर्फ 1 फुट चौड़ा था, गहरे हरे रंग में बदल गया। इसमें स्पष्ट रूप से भयानक मात्रा में ऊर्जा थी। गौतम और उनके साथियों के लिए यह दृश्य चौंकाने वाला था। लंकेश और मनन ईश्वर ने देखा कि तेजस, जो कि केवल 5वें क्रम का था, और विवेक बिजॉय, जो 6ठे क्रम का था, के बीच तत्वों का यह संघर्ष बेहद तीव्र था। एक वायु तत्व को नियंत्रित कर रहा था, जबकि दूसरा बर्फ तत्व को। बर्फ तत्व अपेक्षाकृत स्थिर और बनाए रखने में आसान था, लेकिन तेजस का वायु तत्व पर नियंत्रण निस्संदेह अधिक परिष्कृत था, विशेष रूप से उसके संपीड़न की विधि के साथ, जो वायु तत्व की प्रकृति से गहन परिचितता की मांग करती थी। तेजस ने संपीड़न के बाद भी अपने ब्लेड में अधिक वायु तत्व की ऊर्जा भरते रहे। तेजस के लिए यह स्थिति स्पष्ट थी। एक देव राजा के रूप में उसकी तत्वों की समझ के लिए बेमिसाल थी। विवेक बिजॉय की साधना स्तर और ऊर्जा नियंत्रण अब सिर्फ तात्विक आत्मीयता का मामला नहीं था, बल्कि पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति का भी मामला बन गया था। करीब से देखा जाए तो तेजस का दाहिना हाथ, जो गहरे हरे रंग की हवा की धार को थामे हुए था, लयबद्ध तरीके से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ अशांत वायु तत्व और अधिक स्थिर हो रहा था। जब विवेक बिजॉय ने अंततः 18 पवन ब्लेडों को बेअसर किया, वह थका हुआ और अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसकी भुजाएं सुन्न हो गई थीं और उसे अपने बर्फ के भाले को फिर से बनाना पड़ा। यह केवल बर्फ के तत्वों पर उसके कुशल नियंत्रण के कारण संभव था, साथ ही बर्फ की रक्षा करने की शक्ति के कारण भी। चांदनी को अचानक अपनी हार की गम कम होती दिखी। बिजॉय की साधना का स्तर 18 पवन ब्लेडों का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था, और यह स्पष्ट था कि तेजस ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। क्या उसकी शक्ति वास्तव में सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के स्तर से मेल खा सकती है? तेजस के हाथ में गहरे हरे रंग की पवनधार आखिरकार सक्रिय हो गई। यह तेजी से उसके हाथ से बाहर निकली और हवा में धीरे धीरे तैरती हुई हल्की हरी चिंगारियां बिखेर रही थी। यहां तक कि मनन ईश्वर और गौतम ने देखा को भी खतरे का एहसास हुआ। विवेक बिजॉय का चेहरा गंभीर हो गया। उसने इस पवन ब्लेड को चकमा देने के बारे में सोचा भी नहीं था। तेजस की पिछली पवन ब्लेड तकनीकों से वह समझ चुका था कि वह तेजस की पवन ब्लेड से बच नहीं सकता। विवेक बिजॉय ने गहरी सांस ली और उसका पूरा शरीर तुरंत बर्फ जैसा नीला हो गया। दूसरी ओर तेजस का चेहरा हवा के ब्लेड को छोड़ने के बाद पीला पड़ गया, जो अत्यधिक परिश्रम का संकेत था। विवेक के सामने एक बर्फ की डाल बन गई। जल्दी ही कागज की तरह पतली बर्फ की चादर को एक मोटी दीवार में बदल दिया। इसके बाद एक और दीवार उठी और बर्फ की नीली रोशनी में विवेक ने लगातार चमकती हुई 9 बर्फ की डालों की एक श्रृंखला तैयार की। यह दृश्य वास्तव में अद्भुत था। सिया राव, जो पहले प्रांगण में दिखाई दी थी, ने ध्यानपूर्वक देखा कि गहरे हरे रंग की पवन ब्लेड इन बर्फ की डालों की ओर बढ़ रही थी। उनकी आंखें चमक उठी थीं। संकरी पवन ब्लेड, जो 9 बर्फ की डालों के अनुपात में असंगत लग रही थी, को देखकर उन्होंने समझा कि इसे बनाना कहीं अधिक जटिल था। 9 बर्फ की डालों को एकत्रित करने के लिए केवल साधना की आवश्यकता थी। विवेक ने बर्फीले तत्व को प्रेरित करके उन्हें बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हालांकि यह प्रक्रिया ऊर्जा के मामले में थकाऊ थी, इसमें अत्यधिक कौशल की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में वायु तत्व को एक छोटे से पवन ब्लेड में संपीड़ित करने के लिए तत्व पर गहरी समझ और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, और यह एक 9 साल के बच्चे द्वारा प्राप्त किया गया। ओह मेयर, आपने पहले वार किया और जोरदार वार किया। अंततः गहरे हरे रंग की पवन की किरण बर्फ की डालों से टकराई। बूम! पहली बर्फ की डाल तुरंत चूर चूर करके टूट गई। गहरे हरे रंग की हवा की धार ने बर्फ की डालों को छेदते हुए पीछे बर्फ के टुकड़ों और ठंडी धुंध का एक बादल छोड़ दिया। युद्ध के इस बिंदु पर पहुंचते ही दर्शक अपनी सांसें थामे हुए इस विस्मयकारी दृश्य को देख रहे थे। बैंग बैंग बैंग! 6ठी, 7वीं और 8वीं बर्फ की डालें एक के बाद एक टूट गईं। हवा की धार ने आखिरकार आखिरी बर्फ की डाल को भी ध्वस्त कर दिया। टकराना जैसे ही सबने अपनी सांसें रोके रखीं और विवेक बिजॉय का चेहरा पीला पड़ गया,
अंतिम बर्फ की डाल ने प्रतिरोध करने में कामयाबी हासिल की। अत्यधिक संपीड़ित पवन ब्लेड ने अपनी अंतिम ऊर्जा को समाप्त कर दिया और 9वीं बर्फ की डाल को भेदने में विफल रहा। बस उसमें एक गहरा निशान छोड़ गया। तेजस ने भारी सांस ली और कहा, मैं हार गया। उसकी आभा काफी कमजोर हो गई थी और उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था, जो अत्यधिक मानसिक परिश्रम का एक स्पष्ट संकेत था। इस पवन ब्लेड को नियंत्रित करना और संपीड़ित करना उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण प्रयास भी था। उसकी साधना अब 5वें क्रम तक पहुंच चुकी थी और विवेकशील नेत्र के प्रभाव से उसकी मानसिक शक्ति भी बढ़ गई थी। वह अपनी क्षमताओं को परखना चाहता था ताकि वह उच्च स्तर पर लड़ सके। आज का संकेंद्रित पवन ब्लेड इसी दिशा में एक कदम था। विवेक बिजॉय कुछ पल के लिए चकित रह गया। फिर उसने अपने बर्फ तत्व शरीर को छोड़ दिया। हालांकि बर्फ तत्व शरीर के सक्रिय होने पर उसकी रिकवरी क्षमता बहुत मजबूत थी। 9 बर्फ की डालों को लगातार फेंकने के कारण उसकी शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी और अब वह इसे जारी नहीं रख सकता था। विवेक ने तेजस की ओर जटिल भावनाओं के साथ देखा और कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। तेजस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह। तब किसी ने राहत की सांस ली। भारी सांसों की आवाज के अलावा आंगन में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। जब तेजस ने चांदनी को हराया था तो छात्रों को इसका खास असर नहीं पड़ा था, लेकिन इस लड़ाई में उसने अपने वरिष्ठ भाई और रिडेम्पशन सोसाइटी के सबसे मजबूत छात्र का सामना किया। उसको उसकी पूरी ताकत तक ले गया, उसको अपनी सीमा तक पहुंचाया। अगर वह पुराने और अधिक उन्नत छात्रों में से एक होता तो ये एक बात होती, लेकिन तेजस केवल 5वें क्रम पर था और 9 साल का था। बिजॉय की उम्र करीब 17 साल थी। तो जब तेजस 17 साल का होगा वह कितना शक्तिशाली होगा? जब वह 27 या 37 साल का होगा तो उसकी ताकत कितनी बढ़ेगी? सिया राव बगल से गुजरते हुए आईं और गौतलंकेश और मनन ईश्वर को होश में आते देखा। सिया राव ने विवेक बिजॉय से पूछा, क्या आप जानते हैं कि आप और तेजस में क्या अंतर है? विवेक बिजॉय ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर झुकाते हुए कहा, नियंत्रण के मामले में, विशेषकर तत्वों के नियंत्रण में, छोटे तेजस मुझसे कहीं अधिक सक्षम है। सिया राव ने सिर हिलाते हुए कहा, मानसिक शक्ति और तत्वों की समझ के मामले में आप उससे पीछे हैं। मुझे नहीं पता कि उसने पवन ब्लेड की क्षमता को इस स्तर तक कैसे पहुंचाया, लेकिन तथ्य यही है। तत्वों पर नियंत्रण के मामले में आपको भविष्य में उससे सीखना चाहिए। अगर आप बर्फ तत्व पर अपने नियंत्रण को उसके स्तर तक बढ़ा सकते हैं तो आप केवल इसी आधार पर 7वें क्रम तक पहुंच सकते हैं। हाँ, विवेक बिजॉय ने सिर हिलाया और फिर तेजस की ओर मुड़ा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सिखाने में संकोच नहीं करेंगे छोटे भाई। बड़े भाई, आप बहुत विनम्र हैं। मैं भी आपके साथ अधिक विचारों का आदान प्रदान करना चाहता हूं। तेजस ने विवेक बिजॉय के बर्फ तत्व शरीर को देखकर कहा, मुझे जानना है कि क्या यह राक्षसी देव परिवर्तन का स्वाभाविक परिणाम है या कुछ ऐसा जिसे आपने खुद विकसित किया है। तेजस का प्रदर्शन निस्संदेह प्रभावशाली था और शिक्षकों का उसके प्रति दृष्टिकोण बदल चुका था। अब मनन ईश्वर ने परिणामों पर चर्चा करने का समय आ गया था। सभी छात्र एक पंक्ति में खड़े हो गए और मनन ईश्वर ने आगे बढ़ते हुए सभी पर नजर डाली। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपने कैसा प्रदर्शन किया। सबसे पहले तेजस बनाम चांदनी। चांदनी, तुम्हारी हार का मुख्य कारण ताकत में असमानता थी। यह सामान्य है, इसलिए मैं इसे तुम्हारी कमजोरी नहीं मानूंगा। समस्या यह है कि तुम हारने से पहले अपने लाभों का पूरी तरह से उपयोग करने में असफल रही। तेजस ने शुरुआत से ही तुम्हें उड़ान का वास्तविक मौका नहीं दिया। एक बार जब तुम हवा में थी और गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन की गति का ठीक से उपयोग कर सकती थी तो तुम उसे न हरा पाती, लेकिन उसे कुछ समय के लिए व्यस्त जरूर रख सकती थी। इसलिए जब तुम किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रही हो जो तुम्हारे मुकाबले मजबूत हो तो तुम्हारा पहला कदम यह होना चाहिए कि कैसे तुम अपनी उड़ान को बेहतर बनाओ।